दोस्तों, अगर आपको सीरीज एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्ट है तो एग्जैक्टली सेम रीजन के लिए मैंने न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल शुरू किया है, जहां पर ऑलरेडी मैंने न्यू सीरीज की वीडियो पब्लिश की है और वहां भी मैं डेली 2 वीडियोस पोस्ट करूंगा। इसलिए यदि आपको जरा भी सीरीज में इंटरेस्ट है या आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज मेरे न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पोस्टेड सीरीज एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत कुछ सैनिकों से होती है जो सभी अपनी ड्यूटी पर तैनात होते हैं। दरअसल हमारी गैलेक्सी में क्लेंदातु नाम का एक स्टार सिस्टम है जहाँ के सारे प्लेनेट पर विशाल कीड़ों जैसे क्रीचर्स रहते हैं जिन्हें बग कहा जाता है, और उस स्टार सिस्टम के चारों ओर मीटियोर के रिंग है जो अपने मीटियोर से धरती पर हमला करते रहते हैं। इसलिए क्लेंदातु स्टार सिस्टम को बर्बाद करना होगा और उसे बर्बाद करने के लिए युद्ध का आरंभ हो गया है। जिसके बाद हम कुछ सैनिकों को क्लेंदातु के एक प्लेनेट पर देखते हैं जहां सभी उसी बग्स यानी कि क्रीचर्स पर हमला कर रहे होते हैं, पर वो क्रीचर बहुत से सैनिकों को अपना शिकार बना लेते हैं। जिसके बाद सीन 1 साल पहले के समय पर मुड़ जाती है जहां एक यूनिवर्सिटी में जीन नाम का टीचर बच्चों को सैनिक बनने के लिए मोटिवेट कर रहा होता है, लेकिन बच्चों में से रिको नाम का लड़का पेंटिंग बनाने में बिजी होता है और क्लास के बाद वो अपने गर्लफ्रेंड कैरमन के साथ अपना रिजल्ट देखने आता है जहां कैरमन को मैथ्स में 97% मिले होते हैं, जिससे वो अपने सपने के अनुसार मोबाइल इन्फेंट्री फैसिलिटी जहां से लोगों को क्रीचर से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है वहां की पायलट बन सकेगी। लेकिन रिको को बस 35% मिले होते हैं, जिसे देख उसका दोस्त कार्ल सबके सामने उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिस बात पर रिको गुस्सा हो जाता है। अब अगले सीन में स्टूडेंट्स का रग्बी मैच होता है जहां जेंडर नाम का व्यक्ति कैरमन से बात कर रहा होता है जो कि खुद एक पायलट है, और उससे बातें करके कैरमन काफी खुश हो जाती है। लेकिन रिको को इस बात पर भी गुस्सा आ जाता है और वो जेंडर को कैरमन से दूर रहने को कहता है, जिस पर दोनों में झड़प हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों मैच खेलने लगते हैं जहां गुस्से में रिको मैच को जीत कर ही दिखाता है। अब अगले दिन रिको अपने माता पिता से कहता है कि मैं भी मोबाइल इन्फेंट्री जा रहा हूँ सैनिक बनने, लेकिन उसके माता पिता उससे कहते हैं कि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, हम तुम्हें ऐसा काम नहीं करने देंगे। लेकिन वो एक नहीं सुनता, जिस पर उसकी माँ भी समझ जाती है कि वो कैरमन के कारण ही उसमें भर्ती होना चाहता है और अपने बेटी की खुशी के लिए वो उसकी ये बात मान जाती है। जिसके बाद रिको और कैरमन फॉर्म भरने मोबाइल इन्फेंट्री आ जाते हैं और तभी कार्ल भी अपना फॉर्म भर देता है जो कि वहाँ एक साइंटिस्ट की पोजीशन पर रहेगा, लेकिन सभी को अलग अलग प्लेनेट पर रहना होगा। जिसमें कार्ल को क्रीचर्स के क्वारंटीन जोन जहाँ कुछ क्रीचर्स को बंदी बनाकर रखा गया है वहाँ तैनात किया जाएगा, और जिस प्लेनेट में पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ कैरमन होगी, और जहाँ सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ रिको को जाना होगा। अब अगले दिन कार्ल सुबह सुबह ही अपने प्लेनेट चला जाता है और रिको भी कैरमन को छोड़ने के बाद खुद भी अपने प्लेनेट के लिए निकल जाता है और वहाँ पहुंचकर बाकी सैनिकों के साथ खड़ा हो जाता है, जहाँ एक सार्जेंट जिम जो कि काफी स्ट्रिक्ट है वो सभी सैनिकों को यहाँ के नियम बता रहा होता है। और तभी वहाँ डीज नाम की लड़की आ जाती है जो रिको की क्लासमेट भी है और उसे पसंद भी करती है, लेकिन रिको को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। अब जिम सभी को डार्ट बोर्ड पर चाकू फेंक कर निशाना लगाने को कहता है, लेकिन एक सैनिक एस कहता है कि जब हम गन से लड़ने वाले हैं तो हमारा चाकू चलाना सीख कर क्या फायदा। जिस पर जिम उसके हाथ पर ही चाकू फेंक कर सभी से कहता है कि दुश्मन सामने हो तो गन या चाकू नहीं देखी जाती, सीधे हमला किया जाता है। पर ये देख सभी घबरा भी जाते हैं। दूसरी तरफ कैरमन अपने स्पेसशिप में आती है जहाँ एक कैप्टन और उसका को पायलट जेंडर होता है, जो देख कैरमन खुश हो जाती है। जिसके बाद उसे स्पेसशिप को बड़े शिप से सावधानी के साथ निकालने का काम दिया जाता है, जिसमें वो अच्छे से सफल हो जाती है, जो देख कैप्टन और जेंडर खुश हो जाते हैं। इधर रिको और बाकी सैनिक को गेम खिलाया जाता है जिसमें 2 टीम होगी और जो भी दूसरी टीम को हराकर पहला झंडा लहराएगा उसे स्क्वाड लीडर बना दिया जाएगा।
जाएगा, जहां रिको डीज की मदद से गेम जीतकर झंडा लहरा देता है, जिससे उसे स्क्वाड लीडर बना दिया जाता है। अब कैरमैन रिको को एक रिकॉर्डेड वीडियो भेजती है, जिसमें वो कहती कि यहाँ आकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है और मैं अपना काम भी अच्छे से कर रही हूँ, लेकिन इस युद्ध के समय में मुझे नहीं लगता कि हम और रिलेशनशिप में रह सकते हैं, इसलिए मैं तुमसे रिलेशनशिप को तोड़कर बस दोस्त बनना चाहती हूँ। जो सुनकर रिक एकदम उदास हो जाता है, जिस पर फिर एस उसे समझाता है कि तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ है। जो सुनकर रिक में थोड़ी जान आती है। अब अगले दिन सभी सैनिकों को फिर से गेम खिलाया जाता है, जहां सामने से उन पर असली गोलियों से हमला होगा, और ऐसी परिस्थिति में भी रिको को अपने स्क्वाड मेंबर को बचाते हुए गेम को जीतना है। पर गेम के दौरान एक सैनिक के हेलमेट में खराबी आ जाती है, जिससे उसे कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए रिको कुछ समय के लिए उसका हेलमेट निकाल देता है, और तभी एक गोली उसके सिर में लग जाती है, जिससे वो वहीं ढेर हो जाता है। जो देखकर रिक एकदम घबरा जाता है, जिसके बाद उसे सीनियर के पास लाया जाता है, और सीनियर उससे स्क्वाड लीडर का बैज लेकर उसे 10 कोड़ों की सजा देने का आदेश देते हैं, क्योंकि उसके कारण उसके एक मेंबर की जान गई। अब रिको भी मोबाइल इन्फेंट्री से जाने का तय करता है, क्योंकि उसी के कारण एक सैनिक मारा गया, और तभी उसे उसके माता पिता का वीडियो कॉल आता है, जहां वो उनसे कहता है कि आपने सही कहा था, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर अब मैं वापस आ रहा हूँ। पर तभी उसके माता पिता के घर के बाहर तूफान जैसा आने लगता है, इसलिए वीडियो कॉल एकदम से कट हो जाता है। अब रिको जब फैसिलिटी से बाहर जा रहा होता है कि तभी उसे सारे सैनिक टीवी पर चल रहे न्यूज देखते हुए दिखाई देते हैं, जिसे वो भी तुरंत देखने लगता है, और उससे उसे पता चलता है कि कई सारे मीटियोर ने धरती पर हमला कर दिया है, जिससे कई सारे देश बर्बाद हो गए, और उसमें रिको का भी शहर शामिल है। जो देखकर वो काफी दुखी हो जाता है, और फैसिलिटी को ना छोड़ते हुए क्रीचर से लड़ने का ठान लेता है। अब इस हमले के कारण मोबाइल इन्फेंट्री से क्लेन धातु पर हमले की तैयारी शुरू कर दी जाती है। वहीं काल भी अपने प्लेनेट से सारे प्लेनेट को वीडियो के जरिए उन क्रीचर्स की कमजोरी बताता है कि अगर उनके दिमाग पर शूट किया जाए तो वो जल्दी मारे जाते हैं। यहाँ रिक अपने दोस्तों के साथ इस युद्ध की तैयारी करने लगता है, और तभी वहाँ कैरमैन भी जेंडर के साथ आ जाती है, जिसे देख रिक उससे कहता है तो अब मैं तुम्हारे रिलेशनशिप को तोड़ने का कारण समझ गया, जिस पर जेंडर उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे दोनों में लड़ाई हो जाती है, लेकिन सभी उनकी लड़ाई रुका देते हैं। जिसके बाद रिको अपने 3 और दोस्तों के साथ मिलकर एक जैसा टैटू बनवाता है, ताकि उनकी दोस्ती कभी खत्म ना हो, जिसमें डिस भी होती है। अब सारे सैनिक अलग अलग स्पेसशिप में सवार हो जाते हैं, जो सभी क्लेन धातु के एक प्लेनेट पी पर जा रहे हैं, और रिको की स्पेसशिप को कैरमैन और जेंडर चला रहे होते हैं। फिर तभी उनके सामने कुछ रोशनी के प्लाज्मा आने लगते हैं, जिस पर कैप्टन कहती है कि हमने जानकारी निकाली है, ये साधारण है, इससे हमें कोई खतरा नहीं है, इसलिए सभी आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन उनका अनुमान गलत निकलता है, क्योंकि ये कोई प्लाज्मा नहीं बल्कि क्रीचर अपने अंदर से रोशनी फेंक रहे होते हैं, जिससे कई सारे स्पेसशिप बर्बाद होने लगते हैं। पर जैसे तैसे कुछ स्पेसशिप प्लेनेट पर लैंड कर जाते हैं, और उनमें से सैनिक निकलकर क्रीचर्स पर तुरंत टूट पड़ते हैं। पर इस दौरान रिको के एक दोस्त को क्रीचर मार डालता है, और तभी डीज भी जमीन फटने के कारण नीचे गिर जाती है, और उस पर भी एक क्रीचर हमला कर देता है। इधर सारे सैनिकों को वापस जाने का आदेश मिलता है, क्योंकि क्रीचर उन पर भारी पड़ रहे थे, मानो वो जानते हो कि हमला होने वाला है और उन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी हो। पर सारे सैनिक के जाते समय एक क्रीचर रिको पर हमला कर देता है, और हमले से वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है। आप कैरमैन और जेंडर दोनों घायल सैनिकों के पास आते हैं, जहां उन्हें मृत वाली लिस्ट में रिको का भी नाम मिलता है, जिसे देख कैरमैन दुखी हो जाती है। लेकिन रिको मरा नहीं होता, उसे बेस पर लाकर किसी तरह की लिक्विड में डाला गया होता है, जो उसके घाव को ठीक कर रहा था। और तभी वहाँ एज और डिस भी आ जाते हैं, जो दोनों भी क्रीचर के हमले से बच गए थे। वो रिको से कहते हैं कि कल तुम्हें इस लिक्विड से निकाल दिया जाएगा, जो सुनकर वो खुश हो जाता है। अब रिको और बाकियों को नए सैनिकों की टीम में भेजा जाता है, क्योंकि उसके टीम के कई सारे सैनिक प्लेनेट पी पर मारे गए थे, और उनकी टीम का लूटना
लूटेनेंट कोई और नहीं बल्कि रिको का टीचर जीन ही होता है, जो देख रिको हैरान और खुश भी हो जाता है। अब अगले दिन जीन सैनिकों को आदेश के अनुसार फिर से प्लेनेट पी पर लेकर आता है, जहाँ पहले हवाई हमला होता है और फिर सारे सैनिक क्रीचर्स पर हमला करने लगते हैं। पर तभी जमीन के नीचे से एक विशाल और खतरनाक क्रीचर निकल आता है, जिस पर रिको चढ़कर उसे शूट करने लगता है और शूट की हुई जगह पर बने होल में वो ग्रेनेड डालकर वहां से हट जाता है, जिससे वो वहीं विस्फोट होकर उसके चीथड़े उड़ जाते हैं, जिसे देख सभी खुश हो जाते हैं और जीन रिको की इस बहादुरी से उसे कॉर्पोरल बना देता है। अब अगले दिन सभी उसी प्लेनेट पर बने उनके एक सीक्रेट बेस पर आते हैं, जहाँ के सारे लोगों को क्रीचर ने मार दिया होता है और तभी उन्हें वहाँ के मरे हुए लोगों के सिर पर होल बना मिलता है, जिस पर जीन कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई ऐसा क्रीचर भी है जो इंसानों का दिमाग खाता है, इसलिए उन्हें हमारे हमले की पहले से जानकारी हो गई थी। और फिर तभी उस बेस पर चारों तरफ से क्रीचर्स का हमला हो जाता है, जिनमें कुछ उड़ने वाले भी होते हैं और इतने क्रीचर के सामने सैनिक कमजोर पड़ रहे थे। इस लेडीज हेडक्वार्टर से संपर्क करके तुरंत मदद बुलाती है, जिस पर फिर वहाँ जेंडर और कैरमन एक स्पेसशिप लेकर आते हैं। जीन अब सारे सैनिकों को स्पेसशिप की तरफ भागने को कहता है, पर तभी जमीन के नीचे से एक और विशाल क्रीचर जीन को अंदर घसीटने लगता है, पर डीज और रिको उसे बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन तब तक उसने जीन के दोनों पैरों को निगल लिया था, इसलिए वो रिको को लूटेनेंट बनाकर उसे मारने का आदेश देता है, जिस पर ना चाहते हुए भी वो उसे मार देता है और फिर डीज उस विशाल क्रीचर के मुंह में ग्रेनाइड फेंक कर लूटेनेंट का बदला ले लेती है, जिससे वो थोड़ी खुशी महसूस करती है। पर खुशी में वो ये ध्यान नहीं देती कि उसके पीछे भी एक क्रीचर है और फिर देखते देखते वो क्रीचर डीज के अंदर अपने एक दांत घुसा देता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। इसलिए अब रिको और एस उसे स्पेसशिप के अंदर लेकर आते हैं और कैरमन स्पेसशिप को हवा में उड़ा देती है, लेकिन रास्ते में ही डीज अपना दम तोड़ देती है, जो देख रिको काफी दुखी हो जाता है। अब सभी मिलकर डीज का फ्यूनरल करते हैं और तभी वहाँ काल आता है, जो रिको से कहता है कि मैंने पता लगाया है कि उन क्रीचर्स में से एक ऐसा क्रीचर है जो इंसानों के दिमाग को खाता है, जिसे तुम्हें उसे मारना नहीं है बल्कि जीवित लेकर आना है, जिससे मैं और मेरी टीम मिलकर उसके दिमाग की जांच करके पता लगाएंगे कि सभी क्रीचर को कैसे खत्म किया जा सकता है। इसलिए तुम्हें फिर से उस प्लेनेट पर जाना होगा, जिस पर रिको मान भी जाता है और अब सारे नए ज्वाइन हुए सैनिकों को नियम समझाने लगता है। वहीं कैरमन और जेंडर भी हवाई हमले के लिए तैयार होकर जैसे ही प्लेनेट के पास आते हैं, वो प्लाज्मा उन पर हमला कर देता है, जिससे उनका स्पेसशिप दो हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसमें सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन कैरमन और जेंडर एक स्पेस पॉड के मदद से स्पेसशिप से बाहर प्लेनेट की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर वो भी उनके नियंत्रण से बाहर हो जाता है। इसलिए कैरमन रिको से संपर्क करके मदद मांगती है। रिको अब उसे उनके पॉड के लैंड करने की लोकेशन मांगता है, लेकिन वो उसे पूरी लोकेशन बता पाती तब तक उनका पॉड एक पहाड़ से टकराकर उसके अंदर ही चला जाता है, जिसमें भाग्य से दोनों बच जाते हैं। कैरमन अब फिर से रिको से संपर्क करके अपनी पूरी लोकेशन बता देती है, पर तभी वहाँ कई सारे क्रीचर्स आने लगते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं और उनकी चीखें सुनकर रिको को लगता है कि क्रीचर ने उन्हें मार दिया। इसलिए वो तुरंत दिमाग खाने वाले क्रीचर को ढूंढने के लिए उसी पहाड़ी की गुफा के अंदर आता है, जहाँ उसे दो रास्ते दिखाई देते हैं, जिस पर वो सभी से कहता है कि शायद इस रास्ते के अंदर कैरमन थी, हो सकता है कि वो जीवित हो। इसलिए वो एस और वैटकिंस नाम के सैनिक के साथ उस रास्ते के अंदर जाता है और बाकियों को दिमाग वाले क्रीचर को ढूंढने के लिए दूसरे रास्ते की तरफ भेज देता है। अब गुफा के अंदर उन क्रीचर ने कैरमन और जेंडर को अब तक भागे से नहीं मारा होता और तभी वहाँ वो दिमाग खाने वाला क्रीचर आता है, जो अपने मुंह के अंदर से अपने नोकीले दांत निकालता है और जेंडर के दिमाग में घुसाकर उसके दिमाग को चूसने लगता है, जिससे वो वहीं अपना दम तोड़ देता है। जिसके बाद वो कैरमन का दिमाग चूसने ही वाला होता है कि वो एक चाकू की मदद से उसके दांत को ही काट देती है और तभी भाग्य से वहाँ रिको और बाकी पहुंच जाते हैं, जहाँ रिको के पास एक बॉम्ब होता है। वो फिर दिमाग वाले
क्रीचर से कहता है कि तुम तो जानते होंगे कि ये क्या है, इसलिए कैरमन को छोड़ दो वरना मैं सभी को उड़ा दूंगा। इसलिए वो कैरमन को जाने देता है, पर अब सारे क्रीचर मिलकर दिमाग वाले क्रीचर को बचा लेते हैं और फिर वो एक होल के जरिए दूसरी जगह चला जाता है और तभी कई सारे क्रीचर्स उन पर हमला करने लगते हैं, जिसमें वॉटकिंस काफी ज्यादा घायल हो जाता है और रिको से वो बॉम्ब लेकर सभी को वहाँ से जाने को कहता है। इसलिए कोई और चारा ना होने पर वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं और वॉटकिंस बॉम्ब को डेटोनेट करके सारे क्रीचर्स को मार देता है। अब रिको, कैरमन और एस जब गुफा के बाहर आते हैं तो उन्हें सारे सैनिक खुशियां मनाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जिम और बाकी सैनिकों ने मिलकर उस दिमाग वाले क्रीचर को बंदी बना लिया होता है, जिसे देखकर कार्ल कहता है कि आखिर ये क्रीचर हमसे डरने लगे, जो सुनकर सभी और खुश हो जाते हैं। जिसके बाद उस क्रीचर को हेडक्वार्टर लाकर उस पर टेस्ट किया जाने लगता है और मोबाइल इन्फेंट्री अब भी और सैनिकों की मांग कर रहा होता है कि जल्दी से इस युद्ध में अपना नाम दर्ज करवा लो। और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसकी आगे की कहानी देखनी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि इसके आगे और भी 2 पार्ट्स हैं जो आपके वोटिंग के बेसिस पर मैं इसे एक्सप्लेन करने का सोचूंगा। और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।